नमस्कार। भारत में रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसका फायदा रिजर्वेशन के असली हकदार से ज्यादा देश के राजनेताओं के द्वारा उठाया जाता है। आज हमारे राजनेता हमें बांटकर ऐसे लूटने में लगे हुए हैं जैसे मरे हुए मुर्दे को चील के झुंडों के द्वारा लूटा जाता है, और हमें बांटने में उनका सबसे बड़ा हथियार जो साबित होता है वो है रिजर्वेशन। महात्मा गांधी यूं ही नहीं इस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ थे, उन्होंने इसका परिणाम को पहले ही भांप लिया था। वो तो महात्मा गांधी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्हें महात्मा गांधी अपनी बात समझा नहीं पाए, और आखिरकार 1932 के पूना पैक्ट में महात्मा गांधी को बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट पे इस रिजर्वेशन का सौदेबाजी करना पड़ गया था। तो आज आप जानेंगे कि इस रिजर्वेशन को कैसे और क्यों शुरू किया गया था, और आज ये किस रास्ते पे है, और इसका आखिरकार परिणाम क्या हो सकता है। भारत के आज़ादी के समय देश में जातिवाद अपने चरम पे था, और आज़ादी का समय आते आते दलितों का सबसे बड़ा चेहरा B.R. अम्बेडकर बन चुके थे। वैसे हमारे देश के कई बड़े क्रांतिकारी नेता दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने में लगे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का भी था। महात्मा गांधी ने ही 1932 के पूना पैक्ट के बाद पिछड़े समाज के लोगों को हरिजन शब्द से संबोधित किया। हरिजन का मतलब भगवान का साक्षात रूप। 1932 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक मध्यस्थता हुई जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यही वो समझौता है जिसने दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक हक दिलाने का काम किया था। बेसिकली 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा भारत के हिंदुओं को तोड़ने के लिए कम्युनल अवार्ड दिया गया था। इसी कम्युनल अवार्ड में भारत के दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का बात किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा भारत के दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू 71 ऐसे सीटें दी गई जिसपे बस दलित का ही हक हो सकता है। ऐसा मैकडोनल्ड के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पर तो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही दिया गया था, जिसमें पहले ही कुछ सीटें फिक्स कर दी गई थी जिसपे बस उसी धर्म के नेता या उसी धर्म के कार्यकर्ता खड़ा हो सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे, जिससे देश में दो धर्मों के बीच दूरियां बढ़े और ब्रिटिश शासकों को अपना शासन चलाने में काफी सुविधा हो। ब्रिटिशर्स यही थ्योरी भारत के हिंदुओं को भी तोड़ने में लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का बात कहा था, जिसमें उनका मंशा था जो सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू दलितों को 71 सीटें दी गई है, वो 71 सीटों के लोग एक साथ जुड़कर भारत से एक अलग अपने देश की मांग उठाएं ताकि भारत को जाति के नाम पर भी तोड़ा जा सके। उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इस कम्युनल अवार्ड का भरपूर स्वागत किया गया, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये चाहते थे कि भारत में दलितों को भी उनका अपना हक मिल सके। और महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स के इस फूट डालो और राज करो वाली नीति को पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड का भरपूर विरोध किया, और इसके विरोध में वो यरबदा जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी को भूख हड़ताल पर बैठे देख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा आखिरकार गांधी से समझौता करनी पड़ गई, जिसमें पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा ही दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का बात कहा गया था। गांधी के द्वारा कहा गया कि दलितों के लिए जो 71 सीटें कम्युनल अवार्ड के थ्रू दी गई है, हम उसे बढ़ाकर 148 कर देंगे, और वो सीटें अलग न होकर वो सीटें दलितों के लिए रिजर्व रहेगी। और मोटे तौर पर पूना पैक्ट का मेन कंक्लूजन भी यही निकला कि दलितों के लिए सीटें रिजर्व की जाएं, जिसमें आगे चलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रिजर्वेशन को संवैधानिक अधिकार भी दिलाया गया, जिसमें आज हमारे देश में SC के लिए 15% सीटें रिजर्व है, ST के लिए 7.5% सीटें रिजर्व है, OBC के लिए 27% सीटें रिजर्व है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% सीटें रिजर्व की गई है। शुरुआती दिनों में रिजर्वेशन बस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही दिया गया था, और 1990 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट के सिफारिश पे OBC के लिए भी गवर्नमेंट जॉब में 27% सीटें रिजर्व की गई। और 2019 में संविधान में 103वां संशोधन करके नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS को शैक्षणिक संस्थान और गवर्नमेंट जॉब में 10% सीटें रिजर्व की गई है। ये सभी बातें तो हमें ये बताती है कि ऑन पेपर किसी कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। और 2018 में रिजर्वेशन के ऊपर आए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ने सभी देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने रोहिणी कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट छापी। रोहिणी कमीशन ने देश में 1,30,000 सरकारी नौकरियों का सैंपल लिया और उसमें रिजर्वेशन के बेनिफिशियरियों को समझने की कोशिश की। उसके बाद ये आंकड़ा सामने आया, OBC कैटेगरी में आने वाले 2,500 जातियों में से सिर्फ 25% जातियों के पास OBC के रिजर्व सीटों का 97% हिस्सेदारी पाया गया, जबकि OBC कैटेगरी में ही आने वाले 37% जातियों का एक भी व्यक्ति इन सीटों पर नहीं था। यानी OBC कैटेगरी में आने वाले जातियों के बीच जातिगत असंतुलन बहुत था। किसी की हिस्सेदारी तो बहुत थी तो किसी की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं थी। बिहार सरकार ने साल 2023 में कास्ट सेंसस रिलीज किया, जिसमें SC कैटेगरी के ऊपर एक डाटा निकाला गया, जिसमें 5 जातियों का जिक्र किया गया: दुसाध, मुसहर, पासी, चमार, धोबी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन जातियों के घरेलू आमदनी को देखें तो मुसहर समाज में 55% घर ऐसे मिले जिनकी
मासिक आमदनी 6,000 से भी कम थी। वहीं धोबी समाज के 35% घर ऐसे मिले जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम थी और बाकी की जातियां इन्हीं आंकड़ों के बीच आ रही थी। वहीं मुसहर समाज में महज आधा % घर ऐसा मिला जिनकी मासिक आमदनी 50,000 से अधिक थी। यानी अगर 200 घर का सैंपल लिया गया तो उसमें से बस एक ही घर ऐसा था जिनकी मासिक आमदनी 50,000 से अधिक थी। अब ये तो सोचने की बात है कि इतने आरक्षण देने के बाद भी किसी कैटेगरी के अंदर जातियों के बीच इतनी विविधता क्यों है। और इसी तरह की विविधता को देखते हुए 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जातियों के बीच सब कैटेगरी और सब डिवीजन करने की बात कही गई है, जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब डिवीजन किया जाए। अगर एक कैटेगरी के अंदर किसी जाति का विकास हो चुका है तो उसके रिजर्वेशन को कम किया जाए और उस रिजर्वेशन के फायदे को उन जातियों को दिया जाए जिनके बीच अभी भी विविधता बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब डिवीजन के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट किया है, जिस बेसिक स्टैंडर्ड के आधार पर ही कोई राज्य सरकार किसी जाति का आरक्षण कम या ज्यादा कर सकती है। और हमारे देश में आज भी 17 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर जाति के नाम पर राजनीति होती है। अब ये देखना होगा कि जातिगत राजनीति के आधार पर कोई राज्य सरकार अपने वोट बैंक के लिए इस सब डिवीजन का गलत उपयोग न करे। और ये तय है कि आने वाले दिनों में देश में सैकड़ों ऐसे केस देखे जाएंगे जिसमें राज्य सरकार के द्वारा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन सब डिवीजन का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इस आरक्षण की प्रणाली पे मेरा मानना है कि आरक्षण जाति के नाम पे तो होना ही नहीं चाहिए। आज के दिनों में भी देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको सच में आरक्षण की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है कि वो परिवार किसी निश्चित जाति से आते हों। हमारे देश में आरक्षण इकोनॉमिकल बेसिस पे होनी चाहिए ताकि जो सच में गरीब है, जो सच में पिछड़ा है, उनको एक बेसिक स्टैंडर्ड पे या बेसिक पायदान पे लाया जा सके। यानी देश में जिन भी लोगों के पास जीने की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हो उन्हें सरकार के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो। इस तरह के एक्शन से हम आरक्षण के उस गोल तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी ने इस आरक्षण की नींव रखी थी। और अगर हमें अपने इस देश से आरक्षण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करना है तो इसके लिए अपने देश में बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए मुहैया कराया जाए। और ये राजनीतिक मतभेद होगी कि अगर देश के सभी लोग पढ़ लेंगे तो राजनेता अपने पीछे पीछे किनको घुमाएंगे। राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने के लिए भी लोग चाहिए। बाकी इस आरक्षण पे आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।